नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइव क्लास में सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों हिंदी ग्रामर की बात करेंगे, व्याकरण के मॉक टेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट नंबर 5 है दोस्तों। आप जाके प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोज भी देख सकते हैं। ये लाइव क्लास है, लाइव क्लास के बाद भी वीडियो अपलोड हो जाता है। अगर आप लोग बीच में लाइव क्लास में आते हैं वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग फिर ये बाद में वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो लाइव क्लास है, आपको पता है, डेली 9 PM आपकी हिंदी ग्रामर व्याकरण की लाइव क्लास होती है। सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। शुरू करते हैं दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज रहेगी। सभी लोग लाइव आ जाएं, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हो सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, सभी लोग आ जाएं लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मॉक टेस्ट की बात करेंगे। मॉक टेस्ट आपके स्क्रीन पर है और ये 6वां मॉक टेस्ट है। प्रश्न है दोस्तों, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड हिंदी आपका जो कॉन्फ्रेंस होता है 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल कहाँ पर था। यानी 2007 में जो है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था, इसका आयोजक स्थल कहाँ पर किया गया था। नागपुर में, मॉरिशस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, कहाँ पर किया गया था। लेवल बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्शन वाली तैयारी होगी, हाई लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे दोस्तों सर्वोपरि है। शून्य से शिखर की तैयारी चल रही है, हर एक लेवल के आपको प्रश्न मिलेंगे। तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों 2007 में जो हुआ वह आपके कहाँ पर हुआ था, तो वह न्यूयॉर्क शहर पर हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 13-15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 13 से 15 जुलाई 2007 को आयोजित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारोपी परिवार का भाषा नहीं है। कल हमने आपसे कुछ क्वेश्चन भी बात किए थे भारोपी परिवार से संबंधित, यानी कि ठीक है, तो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, मराठी, गुजराती, हिंदी ये आपके भारोपी परिवार की भाषा है, लेकिन हम बात करेंगे मलयालम, तो मलयालम आपकी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। बाकी मराठी, गुजराती, हिंदी ये तीनों आपकी भारोपी परिवार की भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद सब मित्रों को। जय हिंद। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप लोगों को कमेंट चाहूँगा। हिंदी दिवस 11 जून को मनाया जाता है, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को या 10 अक्टूबर को। तो बता देता हूँ, एक आपका 50-50 कर देता हूँ, जैसे केबीसी में होता है कि आपका सितंबर महीने में मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपके सितंबर महीने में मनाया जाता है, सितंबर मंथ में, सितंबर में। अब आप लोग कमेंट बता सकते हैं। अब तो भैया बता दीजिए किस दिन को हुआ था। हिंदी दिवस आपको दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर हिंदी को आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया, और इसके बाद प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के प्रयासों में तेजी आई, और भारत के संविधान द्वारा दोस्तों 26 जनवरी, जी हाँ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को यह निर्णय लागू किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 के तहत देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट यानी देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी 120 से अधिक भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली लिपि है को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। कितनी? 120 से अधिक भाषाओं में होने वाली लिपि आपकी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत ये, ठीक है, इसको आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास की दर से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था कौन सी मानी जाती है। अगर हम विकास की दृष्टि से देखते हैं, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था की बात करेंगे, आपकी पाली है, संस्कृत है, हिंदी है, अवहट्ट है। कल हमने इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ चर्चाएं भी किए थे। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था कौन सी कहलाएगी। तो अगर हम विकास की दृष्टि से देखें, अगर विकास की दृष्टि से देखें और पूर्वकालीन अवस्था देखें, तो वह आपकी को दोस्तों पाली कहलाती है। जी हाँ, पहला ऑप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का फीडबैक उम्दा है, लाजवाब है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। और बात करेंगे अगले प्रश्न की। सभी लोग शेयर कर दें ग्रुप में, सभी लोग लाइव आ जाएंगे, और जितने भी बीच में आते हैं ना उनको लास्ट में भी, अंत में भी आप वीडियो फिर से शुरू से देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, नो डाउट दोस्तों। आई थिंक प्रश्न की बात करेंगे, पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म कौन सा होगा। अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें और उसमें दो बोलियों का सही युग्म की बात करें, तो वह आपका कन्नौज अवधी है।
बज्ज बघेली है, छत्तीसगढ़ी बंगरू है। दोस्तों ये आपकी खड़ी बोली बुंदेली होगी। तो जब भी पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं और दो बोलियों का सहयोग की बात करते हैं तो खड़ी बोली और बुंदेली आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। छठवां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है और कह रहा है ये तो भैया सिलेक्शन वाला प्रश्न है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। अर्धमगधी अपभ्रंश में विकसित बोली कौन सी है आपकी? बांगरू है, बघेली है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है। तो अर्धमगधी अपभ्रंश में जो विकसित बोली हो कहलाती है वह और कोई नहीं दोस्तों, आपकी बघेली कहलाती है। देखिए अर्धमगधी अपभ्रंश में विकसित की बात कर रहे हैं, विकसित की बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे बघेली बोली हो जाएगी अर्धमगधी की। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है और इस प्रश्न को अगर आपने कर लिया तो मान लीजिए सिलेक्शन आपने पा लिया। देवनागरी लिपि का सही क्रम विकास क्रम में बताना है। देवनागरी लिपि का सही क्रम बताना है, वो भी विकास के क्रम में। ठीक है, सही क्रम बताना आपको विकास के क्रम में। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आंसर शायद आपको दिख चुका है, ठीक है, हो सकता आप आंसर देख पाए हैं, लेकिन आंसर को भ्रम में दूर करिए। आप अपने आप को अपने माइंड से थोड़ा सोचिए, अपने आईक्यू लेवल लगाइए, क्योंकि आपको एग्जाम में लगाना है। जी हाँ, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या होगा? गुप्त लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, नागरी, ब्राह्मणी, गुप्त, देवनागरी, ब्राह्मणी, गुप्त, नागरी, देवनागरी या गुप्त, नागरी, ब्राह्मणी, देवनागरी। तो सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले जो है देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। पहले हम ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मणी लिपि की बात करते हैं। जी हाँ, देवनागरी लिपि का सही क्रम है ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि की बात करेंगे, नागरी लिपि की बात करेंगे और देवनागरी की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म गुप्त नगर देवा। ठीक है, ब्रह्मगुप्त नगर देवा, ये आपको इतना तो ब्रह्मगुप्त तो आपको पता होगा, ये तो नाम याद हो गया। तो ब्रह्मगुप्त दो पहले हो गए, देवनागरी लिपि का सही क्रम। इसके बाद नगर में देवता आए, ब्रह्मगुप्त के नगर में देवता आए। ये ट्रिक बन गया भैया, फटाफट ट्रिक बन गई। देखिए यहाँ पर ब्रह्मगुप्त के नगरी में देव पधारे हैं। जी हाँ, ब्रह्मगुप्त के नगरी में देव पधारे, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम हो गया। देखिए फटाफट यहाँ पे ट्रिक बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है यहीं से सिलेक्शन होंगे, आइए देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भैया? देखिए इस भाषा की जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, दो आपके ऑप्शन होते हैं। एक होती है ध्वनि, ठीक है, एक आपका जो ऑप्शन आता है, ऑप्शन में एक ध्वनि आता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, छोटी सी ये प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। ध्वनि और दूसरा वर्ण होता है, ये सभी लोग जानते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। और बात करेंगे अगले प्रश्न की। वर्णमाला कहते हैं भैया शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। हर एक प्रश्न को यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया गया है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में संभावित हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वर्णमाला को सभी लोग जानते हैं, जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है उसी को ही वर्णमाला कहते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा आप लोगों से प्यारा सा, एक बार सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे, जिन्होंने नहीं किया दोस्तों लाइक करें, सपोर्ट करें। लाइक कर रहे हैं से पता चलता है आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं, शिक्षा के चैनल को, शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, संस्कार देती है, सिलेक्शन की ओर ले जाएगी दोस्तों, यही शिक्षा है। ठीक है, तो इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? काखा, यारा, चाचा, टाड़ा। तो कंठ ध्वनियाँ की बात करते हैं, कंठ से उच्चारण स्थान किस ध्वनिया को होता है? तो बात करेंगे काखा गाघा। काखा गाघा ये हमारे दोस्तों कैसी कहलाती हैं? कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, काखा गाघा अंगा। ठीक है, आ अब बड़ा आ, ये स्वर में अगर कंठ में आएगा, अगर अंतस्थ में कंठ या आता है और उस में हाय आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगर प्रश्न आ गया कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा। अगर प्रश्न आ गया दोस्तों, जी हाँ प्रश्न आ गया, लाइव क्लास चल रही, वीडियो लाइक करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे दोस्तों। स्थान के आधार पर बताइए आपका मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा। अगर स्थान के आधार पर पूछे तो क्या वो आपका गाघा है, जाझा है, डाढ़ा है या पाफा है। हर एक कंसेप्ट की बात करेंगे, हर एक ठीक है क्वेश्चन की बात करेंगे जहाँ से आपका सिलेक्शन तय होता है। तो स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन आपका कोई और नहीं डाढ़ा हो जाएगा।
हम बात करते हैं मूर्धन्य व्यंजन की, टाठा डाढ़ा आड़ा, ये हमारे क्या है, मूर्धन्य व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। टाठा डाढ़ा आड़ा में तो हमारा डाढ़ा दिया हुआ है, तो यह दोस्तों स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, टाठा डाढ़ा आड़ा होते हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न लाजवाब है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, नोट्स वीडियो फाइल आपको वहाँ पे मिलती रहती है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। अगला प्रश्न है, और आप हमें दोस्तों फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। आप हमें इंस्टाग्राम से डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आ गया स्क्रीन पर है कि अल्प प्राण जो वर्ण कौन से होंगे, छोटा और बड़ा, का और गा होगा, था और धा होगा, या फा और भा होगा। तो जब भी अल्प प्राण की बात की जाए, अल्प प्राण यानी प्राण भी निकले नहीं है, अभी थोड़ा सा प्राण निकल रहे हैं, यानी अभी कष्ट मिल रहा है। जब हमें कष्ट मिलता है तो कौन से वर्ण आते हैं भैया, वो का और गा वर्ण आते हैं। यानी अल्प प्राण की बात करेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, यानी अल्प प्राण, प्राण भी निकले नहीं है भैया, ठीक है, प्राण भी निकले नहीं है, पहला तीसरा और पांचवा, क्योंकि दूसरा चौथा वर्ण आपकी छूट रहे हैं। अगर ये ठीक है, पहला तीसरा पांचवा, 1 3 5 अगर कोई करता है भैया, कहते हैं ना 1 3 5 मेरे 3 5 मेरे सामने न करो, तो 3 5 नहीं, अब से आपको बोलना है 1 3 5 मेरे से मत करो, ठीक है, 1 3 5 मेरे से मत करो। ये हमारे अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के पहला प्रथम तृतीय और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। तो हम जाएंगे का और गा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वर्ण आपके यहाँ पे लिखे गए हैं, अल्प प्राण जितने भी व्यंजन हैं, प्रथम तृतीय और आपका कौन सा पंचम होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नासिक व्यंजन कौन सा होगा, शा होगा, अय्या होगा, गा होगा, जा होगा। हम बात करते हैं नासिक व्यंजन की बात करते हैं। नासिक व्यंजन पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। नासिक व्यंजन वे कहलाते हैं, जौन कहलाते हैं भैया, ऑप्शन नंबर बी पे जाइए, ऑप्शन नंबर बी पे जाइए, यह आपका क्या कहलाएगा, नासिक व्यंजन कहलाएगा। अय्या की बात करेंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का प्यार, स्नेह, कमेंट, फीडबैक लाजवाब होता है। और बात करेंगे ए ऐ वर्ण कहलाते हैं, जो आपके ए और ऐ वर्ण होते हैं दोस्तों, वह आपके क्या कहलाते हैं। आप स्क्रीन पर प्रश्न देख पा रहे होंगे, ए ऐ वर्ण कहलाते हैं नासिक वर्ण, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालब। तो ए और ऐ वर्ण की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे कंठतालु वर्ण कहलाते हैं। अगर अंतस्थ में कंठतालु हुआ होता है दोस्तों, ठीक है, कंठ तालब की बात करते हैं, तो कंठतालु जो ए ऐ वर्ण कहलाते हैं, वह कंठतालब यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखते हैं लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाय वर्ण कौन से होंगे। अगर प्रश्न आ गया, आप सभी लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण जो है, उनमें से अयोग वाय वर्ण को पहचानना है। छोटी सी बात है, लेकिन मुश्किल बात है जब हमें पता नहीं होती है। तो क्या आपका पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाय वर्णों की हम बात करते हैं, अयोग वाय वर्ण की बात करते हैं, जी हाँ, तो आपका कौन सा हो जाएगा, अन और आहा। जी हाँ, अन आहा जो होते हैं, ये हिंदी वर्णमाला में अयोग वाय वर्ण कहलाते हैं, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बताइए मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे शिक्षक बंधु गृहिणी, जिसका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम है, और सभी से इस प्रश्न का जवाब फीडबैक चाहूँगा कि बताइए दोस्तों, किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। जी हाँ, द्वितत्व व्यंजन आपके किस तत्व में है, पुणे में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, उड़ीसा है। तो पहले ये बात जान लेते हैं द्वितत्व व्यंजन क्या होता है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया किस्सा, अगर हमने यहाँ पे किस्सा लिख दिया, तो क्या हो गया, यह द्वितत्व व्यंजन कहला गया। यानी कि अब आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज़ है। अगर हमने यहाँ पे पप्पन लिख दिया, अगर हमने पप्पन लिख दिया, तो ये तो भैया त्रितत्व व्यंजन हो गया, ठीक है, क्या हो गया। अगर हमने, आप लोग समझ गए द्वितत्व व्यंजन मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, दिल्ली हो गया भैया, ठीक है। द्वितत्व मतलब 2 तत्व होना चाहिए, एक ला है, एक आधा ला और हो गया, ये द्वितत्व व्यंजन कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल दोस्तों सिलेक्शन यहीं से होगा, सिलेक्शन यहीं से होगा। सा सा साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। जब आपका सा सरुता
शा शरीफा, खा खटकोण, ये तीनों शा और हालवाई भी शामिल जब हो जाता है तो उसमें आपको यही बताना होता है कि व्यंजन कहलाते हैं प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो चार वर्ण आ जाते हैं ना जब दोस्तों, शा सा साहा, ठीक है, ये तो कहने के आपके ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। कहने का तो ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, शा सा साहा, इनको क्या ऊष्म वर्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे संघर्षी वर्ण में आएंगे। ठीक है, सा सा साहा ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे, तो ये आपके दोस्तों संघर्षी में आ जाएंगे। जी हाँ, किस में आ जाएंगे दोस्तों, शा सा साहा ये ऊष्म भी हैं और आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। बताइए दोस्तों, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। जो नवीन ध्वनियाँ विकसित हुई हैं उनका नाम बताना है। का खा गागा है, ऊहू है, ए औ है, शासा है। नवीन ध्वनियों की पहचान करना है। नवीन ध्वनियाँ, नवीन वर्णों की पहचान करना है, वह कौन से हैं, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होना चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा घोष वर्ण होगा। अब घोष वर्ण की पहचान करना है। देखिए घोष और अघोष दो आता है, तो दो एक चीज बता देता हूं। घोष वर्ण में आपको क्या करना है, एक चीज याद रखना कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पांच, 3 4 5, ठीक है। घोष वर्ण पूछा जाता है तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका घोष वर्ण कहलाता है। अगर इसमें कह दे भैया अघोष वर्ण बताइए, अघोष वर्ण का पहचान कीजिए, तो अघोष वर्ण में क्या होता है, प्रथम और द्वितीय वर्ण और आपका शासा, तीनों सा हो गए, ये क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो हम घोष वर्ण की पहचान कर लेते हैं। घोष वर्ण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम। देखिए का खा गा नहीं आ रहा, ठीक है, का खा गा घा अंगा, चाचा जा झा अइया, टाठा डाडा आड़ा, पाफा बाबा माँ। माँ हमारा क्या है, पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण मैंने क्या बताया कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए प्रत्येक वर्ग में तो घोष वर्ण कहलाता है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, कौन सा अमानक वर्ण होगा। अब आपको अमानक वर्ण बताना है भैया। अमानक वर्ण मतलब आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अमानक वर्ण बताएंगे यानी कि जिसको, ठीक है, वर्णों में मान्य नहीं की दिया जाता, इसको वर्ण में मान सम्मान नहीं दिया जाता है, अमानक माना गया, इसको मानना नहीं गया, वर्णों में माना ही नहीं जाता, वह आपका खा है, दा है, भा है, का है। अब देखिए बीच में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, बीच में ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ पे हमारा कंफ्यूजन एकदम से बिल्कुल गहरा होता जाता है, लेकिन हम इसी गहराई से निकलना है और सिलेक्शन पाना है। तो अमानक वर्ण सभी लोग जानते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, भा यहाँ पे जो दिया है यह यहाँ पे अमानक वर्ण है, इसको वर्ण नहीं माना जाता दोस्तों, ठीक है। क्या है, भा को अमानक वर्ण माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान पूर्वक। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी है। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं, संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। तो का गा जाफा दोस्तों ये ध्वनियाँ हैं, ये वर्ण हैं, ये किसकी हैं, कहाँ की हैं, तो ये आपके राइट ऑप्शन अरबी और फारसी के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर प्रश्न आ गया कागा जाबा ध्वनियाँ किसकी हैं तो आपको बता देना है दोस्तों ये अरबी फारसी की है और सिलेक्शन पाना है, ठीक है। अधिकतम मार्क अटेंड करना है, अधिकतम अंकों से अगर यहाँ पे सिलेक्शन पाना है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हाई होता जा रहा है, ठीक है। एजुकेशनल बहुत ही सरल होता जा रहा है, तो जितना सरल एजुकेशन होगा, ठीक है, आपका जो रैंक भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डेली क्लासेज अटेंड कीजिए, जितने मेरे भाई बहन हैं शेयर करें, सभी को सपोर्ट करें, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उतना ही ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। जी हाँ, शिक्षा एक ऐसा दोस्तों हमारा है, ज्ञान है जो देने से भी बढ़ता है आपका। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छा ध्वनि मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के या तालव्य वर्ण के अंतर्गत आती है। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी, मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा, आपका कमेंट के माध्यम से आंसर जानना चाहूँगा दोस्तों, आपका ओपिनियन क्या है। तो छा सभी लोग जानते हैं संयुक्त वर्ण में आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे। और छा किन किन वर्णों से मिलकर बनता है सभी लोग जानते हैं, ठीक है। का और खटकोण वाला जो सा है इनसे मिलके आपका छत्री छा बनता है, ठीक है। और आपका ता धन रा मिलके त्रा बनता है, और जा धन अइया मिलके आपका क्या बनता है, ज्ञानी बनता है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, छात्रा ज्ञा, ये तीनों क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो दो व्यंजनों के संयोग से वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये अकेले नहीं बन पाते हैं, इनको दो लोग चाहिए होता है। जिनको दो लोग चाहिए होता है वही हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। हिंदी शब्दकोश में छा क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है, छा के बाद आता है, त्रा के बाद आता है, जा के बाद। ठीक है, छत्रज्ञ आपने सुना होगा। ठीक है, क्या सुना होगा कि छत्रज्ञ। छा छत्री का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? तो सभी लोग त्रा के तो पहले हो जाएगा, लेकिन बाद किसके आता है? तो वह दोस्तों आपका, ठीक है, किसके बाद आता है? तो छा का क्रम सभी लोग जानते हैं किसके बाद आएगा। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। काखा गा गा अंगा चा, सभी लोग पढ़िए, फटाफट पढ़िए। ठीक है, काखा का से अंगा, काका गंगा चाचा जइया टाठा डाना ताथा दाता ना पापा बाबा माँ। ठीक है, यारा लावा शाह छत्रज्ञ शाह हा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अब बोलेंगे हा तो है नहीं यहाँ पे। अरे भैया हम पूछ रहे हैं कि छा का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है। अब आपको क्या है, वर्णमाला में क्रम देखना है और पहला ऑप्शन सही कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, वही हमें सिलेक्शन की ओर ले जाती हैं। जा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपके जा जा, ठीक है, जाचा या जा न्या से। तो जा वर्ण सभी लोग जानते हैं, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों, अघोष वर्ण कौन सा होगा? अघोष वर्ण और आपको घोष वर्ण, दो चीज़ें मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, कि जो घोष वर्ण होते हैं वह हमारे तीसरे चौथे पाँचवें प्रत्येक वर्ग के वर्ण कहलाते हैं, और जो अघोष होते हैं वह पहले और दूसरे वर्ण के, ठीक है, पहले और दूसरा, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा जो वर्ण होता है और तीनों जो सा होते हैं वह अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे जो सा है ये हमारा क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण कहला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन यहीं से होगा, 5 प्रश्न और हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? घा की बात करते हैं, एक बार का खा गा घा, का खा गा घा मैं बता चुका हूँ भैया। क्या बता चुका हूँ कि हमारे कंठ से जब उच्चारण स्थान निकलता है तो उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा दोस्तों। का खा गा घा, ये तीनों पांचों आपके वर्ण। और इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताएं दोस्तों। ढा जा ता डा, इसमें से संयुक्त व्यंजन की पहचान करना है। तो अभी हमने बताया था, अभी हमने क्या बताया था, आधा जा और ये जा मिलकर जा में परिवर्तित होता है, यानी कि संयुक्त व्यंजन हिंदी में आपका जा को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ऐसा कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दशा से दंत नहीं है, यानी दांतों के उच्चारण नहीं होता? एक बार बोलिए, दंत वाले कौन से होते हैं भैया उच्चारण? दंत वाले होते हैं, एक ली होता है स्वर में। और आपके व्यंजन की बात करते हैं तो कौन से होते हैं? ताथा दाधा ना होता है। ताथा दाधा ना क्या होते हैं दोस्तों? ये दंत होते हैं। तो ता था दा, लेकिन टा आपका क्या हो जाएगा? टा यहाँ पे कौन सा? टा मूर्धा व्यंजन में आता है। ठीक है, टा हमारा क्या मूर्धा व्यंजन में आता है, तो दंत में आपका टा नहीं आएगा। 2 प्रश्न और हैं, देख लेते हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। अंत में आ आता है, जिन शब्दों में भैया मेरे प्यारे मित्रों शिक्षक बंधु, जिन शब्दों में आपका अंत में आ आता हो उन्हें क्या कहते हैं? मैं प्यारा सा फीडबैक चाहूंगा। अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाय कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, आकारांत कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ जाए, अगर अंत में आ जाए वही आपका दोस्तों अकारांत कहलाता है। कहते हैं ना अकारांत। ठीक है, अगर इसको हम विच्छेद करें तो अकार अंत कहला जाता है, लेकिन अंत में क्या है? अंत में आ जाए, अंत में आ जाए वही आपका अकारांत है, अकारांत होता है शब्द। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि छा वर्ण किसके योग से बना है भैया? काशा के, काचा के, काछा के, चाचा के, ठीक है, किसके वर्ण से बना है? आपका फीडबैक ओपिनियन चाहूँगा। 30 में से आपका स्कोर आज की क्लास में क्या है? सभी लोग फीडबैक करेंगे। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा एक बार सभी को नमन है। और सभी लोग दोस्तों हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर या जायसवाल सर। आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
दिन में नहीं नाइट में ही करें। 9 के बाद इस क्लास लेने के बाद मैं आपको इंस्टाग्राम में, ठीक है, समथिंग 10 के आसपास जो भी चर्चाएं, जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फीडबैक करते रहें। डेली क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। और लाइव क्लास आपको पता है 9 PM में होती है। और भी डेली क्लासेज हैं, आपके अदर सब्जेक्ट की क्लासेज चल रही है। और इसके पहले आपकी इन्वायरमेंट की क्लास शुरू कर रहे हैं, महाअभ्यास दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट क्लास जितने भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, जितने भी दोस्तों, ठीक है, अभी तक आपने पूरी तैयारी नहीं कर पाई, अभी भी आपके पास मौका है सिलेक्शन पाने के लिए। जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए और आप हर एक प्रत्येक वीडियो देखिए, सिलेक्शन यहीं से निकलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, शुभ रात्रि।